सो गाइज फर्स्ट पार्ट में हम पहुंच गए थे कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यानी कि हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे हैं, ऐसा एम हैमिल ने कहा था। अब आगे देखते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। यहाँ पे फुल स्टॉप, इसको देखिएगा। यहाँ प्रपोजिशन ओवर का भी इस्तेमाल सीखने को मिलेगा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यानी कि बेंच के ऊपर से कूद गया। ओवर का मतलब क्या होता है? ऐसे छलांग लगा देना, ओवर। तो बेंच के ऊपर से कूद गया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे भैया बैठ गया। नॉट टिल देन, कॉमा है, तब तक नहीं। फिर कॉमा के बाद क्या है? वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और यहाँ एक कॉमा है। वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी समस्या से, डर से, प्रॉब्लम से बाहर निकलना। गेट का गॉट हो गया। तो वेन आई हैड, जब मैं थोड़ा सा बाहर निकल चुका था अपने डर से, तब। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, जब डर से बाहर निकल गया था तब। डिड आई सी, मैंने देखा। एक्चुअली ये जैसे डिड पहले आ गया तो आप इन्वर्जन वगैरह ग्रामर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ, पढ़ाने का वक्त नहीं है। डिड आई सी यानी कि मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने पहले से पहन रखा था अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। या हैड तो आपका चलो पास्ट परफेक्ट हो गया। ये ऑन मतलब पुट ऑन समझते हैं ना, पुट ऑन पहनना, वही वाला ऑन है ये। तो आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, आगे देखते हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब जो झालरदार शर्ट होगा वैसा शर्ट पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा कैप पहन रखा था जो कि काले रंग का था, सिल्क था। तो क्लियर हो गया कि उन्होंने अपनी ड्रेस पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब है कि सब पे कढ़ाई उढ़ाई किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब यहाँ दैट मतलब वो ड्रेस, वो जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी टीचर ने, वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय किसके? इंस्पेक्शन डे, यानी कि जो इंस्पेक्शन करते हैं ना, जांच वाँच इंस्पेक्शन करते हैं, तो कोई इंस्पेक्शन डे होता था या जो प्राइज डेज होता था तभी वो इस तरह के ड्रेस, या मतलब ये वाली ड्रेस पहनते थे। आगे देखते हैं। तो ये तो उन्होंने ड्रेस मतलब जो फ्रांस जो लड़का है वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मैंने देखा कि टीचर ने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था। अब है कि बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा और क्या क्या उसने देखा। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पहले तो यहाँ तक देखिए, द होल स्कूल, पूरा जो स्कूल है, सीम्ड मतलब, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, तो पास्ट में सीम्ड हो जाएगा, सीमिंग नहीं होता, आईएनजी इसमें नहीं लगेगा। तो हिंदी में आप ऐसे सोच सकते हैं कि पूरा स्कूल ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। आप रहा था सोच सकते, लेकिन हम वॉज सीमिंग यहाँ नहीं कर सकते। तो द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा स्कूल बड़ा ही स्ट्रेंज, अजीब सा लग रहा था। एंड सोलेम, सोलेम मतलब बहुत ही गंभीर, जैसे कुछ हो गया हो ऐसा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, बट लेकिन, द थिंग वो चीज, दैट सरप्राइज्ड मी, यहाँ पर दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये थिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी चीज? दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, यानी कि जिस चीज ने, द थिंग वो चीज जिसने, सरप्राइज्ड मी मोस्ट मुझे सबसे ज्यादा चकित किया, वॉज वो चीज कौन सी थी? टू सी देखना, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। अच्छा देखो यहाँ कॉमा को छोड़ दीजिए, अभी सी के बाद आ जाइए, टू सी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। यहाँ देखिए, एक्चुअली ना कॉमा वगैरह पे ध्यान दिया कीजिए। यहाँ देखिए, वॉज टू सी, वॉज टू सी, अब सी के बाद एक कॉमा है, तो सी के बाद कॉमा वाला भूल जाइए। सूट क्या कर रहा है? ये किसको देखा? वॉज टू सी द विलेज पीपल। तो जो सबसे सरप्राइज करने वाली जो चीज थी वो गांव वालों को देखना था। वॉज टू सी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह बैठे हुए थे। अब कॉमा पे आ जाइए। ऑन द बैक बेंचेस, कहाँ बैठे हुए थे? ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए थे। फिर यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया है, बेंच के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, उनमें कोई नहीं बैठता था, तो उस पर कुछ गांव वाले बैठे हुए थे। तो आप समझ में आ रहा है कि बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया सबसे ज्यादा, वॉज टू सी, वो देखना था किसको? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह गांव वाले लोग बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? ऑन द बैक बेंचेस, कौन सा बेंच? दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था। सेंटेंस को तोड़ना सीखे, आगे देखते हैं।
ओल्ड हॉसर, अब ये सब नाम है, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, कोई बंदा था जो ओल्ड हॉसर करके, उसके पास क्या था, थ्री कॉर्नर हैट, उसने एक हैट पहना हुआ था जिसमें तीन कोने थे। द फॉर्मर मेयर, एक और बंदा था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर का मतलब है जो भूतपूर्व, अब नहीं है बट पहले वो मेयर था, तो वो पुराना जो भूतपूर्व मेयर वो भी था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराना जो पोस्ट मास्टर था वो भी था। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत और भी लोग थे बिसाइड्स, इनके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे लोग उदास सैड दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था हैड ब्रॉट, उसने लाया हुआ था एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब जो प्राइमर आपको पता है जो बेसिक जो भी चीज़ होती है, जैसे किताब है बेसिक वो प्राइमर है, पेंट वेंट करते पहले प्राइमर लगाया जाता है, तो जो बिल्कुल बेसिक है उसको प्राइमर कहते हैं। तो प्राइमर यानी कि उसने किताब ले रखी थी, और किताब के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि थम्ड एट द एजेस, देखिए कॉमा पे ध्यान दीजिए, ये एपोजिशन कहलाते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। थम का मतलब होता है घिस जाना, तो थम्ड वो घिसा हुआ था, जो किताब वो लाया था ना प्राइमर, वो घिसा हुआ था। एट द एजेस, एजेस मतलब जो किनारों पे वो घिसा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन, हेल्ड ओपन मतलब उसने उसको खोल कर रखा हुआ था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसके जो बड़े ग्रेट मतलब जो हैवी चश्मे होंगे, वो लाइंग अक्रॉस द पेजेस। लाइंग मतलब ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, ये स्पेक्टिकल्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारा एडजेक्टिव का काम करता है। तो उसके जो बड़े जो चश्मे थे, ग्रेट जो स्पेक्टिकल्स थे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो पेजेस के ऊपर आर पार ऐसे रखे हुए थे, यानी कि एक ऐसा लग रहा था कि एक कोने से दूसरे कोने तक उसका चश्मा रखा हुआ है। आगे देखते हैं। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं, अब फ्रांस जो अपनी कहानी सुना रहा है वो अपने आप को आई करके बात कर रहा है कि वाइल आई वॉज, वाइल मतलब उस समय, जिस वक्त मैं सब कुछ वॉन्डर कर रहा था, सरप्राइज था कि क्या हो रहा है। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, जो एम हैमल है उन्होंने अपनी कुर्सी, मतलब कुर्सी पर बैठ गए, माउंटेड हिज चेयर का मतलब कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, अब देखिए एंड बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव का मतलब एक तरीके से वो गंभीर गंभीर चीज को ग्रेव कहते हैं। तो ग्रेव एंड जेंटल टोन, बहुत ही गंभीर बहुत ही प्यार भरी आवाज, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने पहले मुझसे यूज किया था, उसी आवाज में उन्होंने कहा, सेड माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द बेस्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये जो मैं लेसन तुम्हें दूंगा ये सबसे बेस्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। तो ऑर्डर क्या आया है बर्लिन से, टू टीच, देखिए ये टू क्या है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, टू टीच, टीच यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव, ये पर्पस को दिखाता है। द ऑर्डर हैज कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑर्डर आया है, कहाँ से आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया है, क्या करने के लिए आया है, टू टीच, पढ़ाने के लिए ऑर्डर आया कि भाई पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ, ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाओ, कहाँ पर पढ़ाओ, इन द स्कूल्स, स्कूल में पढ़ाओ, कहाँ के स्कूल में पढ़ाओ, ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में पढ़ाओ। ऐसे सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है वो कल आएगा, आएगा कल फ्यूचर की बात है, बट यहाँ पर क्या है, कम्स लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ऑप्शन ऐसा भी है कि जो काम फ्यूचर में होने वाला है, खासकर इसका डेट तय है, खासकर ऑफिशियल चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कल मुंबई जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर गोज टू मुंबई होगा, विल गो नहीं होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा ये एक्चुअली पुराने तरीकों से लिखा गया है, तो ओल्ड फैशन इंग्लिश और ओल्ड फैशन वर्ड्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा, अब टीचर कह रहे हैं ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी कि जो फ्रेंच पढ़ाई जाती है उसका लेसन आखिरी है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि एकदम चौकस रहो, अटेंटिव रहो, बहुत ध्यान दो। चलिए आप देखिए, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब फ्रांस जो लड़का है जो कहानी सुना रहा है वो कह रहा है कि व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर जहाँ पे लग जाए समझ लो कि गरजने वाली चीज़ है, तो थंडर क्लैप यानी कि जैसे कि बिजली गिर जाती है उस तरह का, दिज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए जो वर्ड्स थे जैसे कि बिजली गिर गई हो मेरे ऊपर, ऐसा था। ओफ द रेचेस, रेचेस देखिए ये सब एक इंसान दुखी होता है तो आपने नहीं सुना होगा अलास, ये सब सुना होगा,
ओ हुर्रे। तो हुर्रे तो चलो खुशी के लिए, तो दुखी में रेचेस भी कह सकते हैं। रेचेस का मतलब ओ सबसे अभागा दिन, कितना बेकार, ओ हो बेचारा, ऐसे नहीं बोलते। तो रेचेस वही है। Oh, the riches. That was what they had put up at the town hall. अब उसे सब कुछ याद आ रहा है कि जब वो स्कूल जा रहा था तो टाउन हॉल में जो भीड़ लगी हुई थी, वहाँ कुछ था, जो बुलेटिन बोर्ड था, तो अब उसे समझ में आ रहा है, ओह दैट वाज, वही था, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पे जो उन लोगों ने लगा रखा था वही था। अब उसके समझ में आ रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो सोच रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आखिरी लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब चूंकि कहानी सुना रहे तो कहानी सुनाते हुए कह रहा है कि उस वक्त तो मुझे मुश्किल से ही आता था पढ़ना लिखना, हाउ टू राइट, लिखना मुझे मुश्किल से आता था, हार्डली। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब यहाँ शुड देखने में लग रहा है चाहिए वाली फीलिंग दे रहा है, बट यहाँ पर मतलब है कि अब मैं दोबारा नहीं सीखूंगा। अब ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो लगेगा कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे दोबारा नहीं सीखना चाहिए। तो फीलिंग है कि क्या मैं दोबारा नहीं सीखूंगा। वो ऐसे सोच रहा है, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुकना ही चाहिए, रुकना पड़ेगा। इस पे ना जाए, फीलिंग समझे। आई मस्ट स्टॉप देयर को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो मतलब होगा कि मुझे अवश्य रुक जाना चाहिए, बट वो बंदा ये सोच रहा है, कहानी सुना रहा है, उस वक्त उसने ये सोचा कि क्या आखिरी लेसन, अब मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे वहीं रुक जाना पड़ेगा। देन देन मतलब तब, यानी कि इसका मतलब मुझे अब रुक जाना पड़ेगा, ये फीलिंग है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब वो कहानी सुनाते हुए कह रहा है कि मैं कितना दुखी था, हाउ सॉरी आई वॉज, कितना मैं दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने लेसन को दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसके लिए मैं कितना दुखी था। फिर कॉमा है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग। और दुखी और किस किस चीज़ के लिए था, तो फॉर लगाकर बताया जा रहा है। सीकिंग बर्ड्स एग्स यानी कि जो चिड़ियों के अंडों को ढूंढता था, वो करके वो टाइम पास करता था, लेसन नहीं पढ़ता था, तो उसके लिए भी दुखी था कि मैंने क्यों किया। और गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक नदी है वहाँ का, तो उस नदी में कहीं पर वो स्लाइड वाइड करता होगा, तो स्लाइडिंग वगैरह करता था, तो सबके लिए दुखी था। अब है माई बुक्स, मेरी किताबें। फिर कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए। किताबों के बाद लिखा है कि दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, यहाँ पे रुक गया है। फिर यहाँ लिखा है कि सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप। चलिए देखते हैं इसको। माई बुक्स, मेरी किताबें। अब किताब के बारे में बता रहे कि दैट हैड सीम्ड, जो लगता था पहले मुझे, सच ए न्यूसेंस, कितना उलझन झंझट लगता था, न्यूसेंस मतलब झंझट लगता था, अ वाइल अगो मतलब कुछ समय पहले मुझे किताबें बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, ऐसा लगता था कि कितना वजन है इसको ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो साधु संतों की जो इतिहास है, ये सब वर ओल्ड फ्रेंड्स। अब कह रहे हैं कि ये तो मेरी पुरानी दोस्त थे। नाउ दैट आई couldn't गिव अप, कि अब मैं इनको छोड़ नहीं सकता। आई couldn't गिव अप, मैं इनको त्याग नहीं सकता। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें इसको पहले बहुत बुरी लगती थी, अब वही चीज़ें, वही किताबें इसको दोस्त लग रही हैं। इतनी सारी जो बातें इसने बताई कि हैवी था, ये था, वो था, तो वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे पुराने दोस्त थे। नाउ दैट आई couldn't गिव अप, कि अब मैं उन्हें गिव अप नहीं कर सकता हूँ। ये कर सकता था, एक्चुअली कहानी सुना रहा है ना, कि ऐसा हुआ मेरे बचपन में, जैसे वो प्रेजेंट में खड़े होकर कहानी सुना रहा होगा कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ, तो अब मुझे एहसास हुआ कि वो जो किताब थे वो मेरे दोस्त थे, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। आई couldn't गिव अप, इसलिए couldn't का इस्तेमाल किया गया। ओके। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो आइडिया था कि वो भी हमें छोड़कर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। अब शुड से ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा नहीं देखना चाहिए, ये होता है ओल्ड फैशन इंग्लिश है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं दोबारा नहीं उन्हें देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, तो किसने फॉरगेट करा दिया, द आइडिया कि वो जा रहे हैं, दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये फीलिंग जो है, ये जो आइडिया है, इसने इसको ये भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, कि जो एम हैमिल थे उनके पास एक रूलर था, वो मारा करते थे। हाउ क्रैंकी, बहुत ही क्रैंकी थे, सनकी टाइप वो थे, गुस्से वाले थे, वो सब कुछ भुला दिया। किसने भुला दिया, द आइडिया, उस आइडिया ने। कौन सा आइडिया, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि एम हैमिल भी हमें छोड़ के जा रहे हैं। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। तो इसने क्या किया, ये भी भुला दिया कि वो कभी रूलर से मारा भी करते थे, वो कितने क्रैंकी थे, सब भूल गया। एक
अफेक्शन हो गया, एक अट्रैक्शन आ गया कि अरे यार ये भी हमें छोड़ के जा रहे हैं। पुअर मैन, उफ बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये तो इस लास्ट लेसन के सम्मान में था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि इन्होंने अपना सबसे बेहतरीन क्लोथ पहना। एक्चुअली संडे क्लोथ क्या है, मुहावरा है। संडे क्लोथ्स का मतलब होता है, अब तो खैर नहीं चलता है मुहावरा, कोई बोलेगा तो लगेगा कि जैसे संडे में पहनने वाले कपड़े हैं। पहले जब कोई खास कोई कपड़ा पहनता था ना, कोई ड्रेस पहनता था, तो हम संडे क्लोथ्स उसको कहा जाता था कि संडे क्लोथ्स, यानी कि खास मौक़ों पर पहनने वाला क्लोथ। अभी आप बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश में संडे क्लोथ्स, तो ऐसा लगेगा कि अच्छा जो संडे पहनता है वो वाली बात है, पुरानी इंग्लिश। तो इसलिए आप समझ में आ रहा है कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इन्होंने अपने संडे क्लोथ्स को पहना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। क्या अब मेरे समझ में आया कि क्यों जो ओल्ड मैन, जो बूढ़े बूढ़े लोग जो थे ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे देयर इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे, पीछे वाले सीट पे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सॉरी थे, उदास थे। सॉरी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें खेद था। टू, वो भी, टू मतलब भी, वो भी खेद में थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था, जो आकर बैठ गए किताब लेकर, वो उनका तरीका था। क्या? वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, कि हमारे टीचर का वो शुक्रिया अदा करे, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उन्होंने 40 साल की जो अपनी वफादारी वाली सर्विस दी है उस स्कूल में, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए वो पुराने लोग भी आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट भी अपना दिखाने के लिए आए थे, फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, कि अब वो कंट्री उनका नहीं था, क्योंकि अब तो भाई इसका जो बर्लिन से ऑर्डर आ गया था, तो जर्मनी का वो कंट्री अब हो गया, उनका अधिकार हो गया। ये समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। While I was thinking of all this, जब मैं सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called. I heard, मैंने सुना, my name called, कि मेरे नाम को पुकारा गया। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, यानी कि वो कुछ सुनाने की, जो फ्रेंच में था। What would I not have given, मैंने क्या नहीं दिया होता, to be able to say, ये कहने की जगह मैं काबिल हो जाऊं, to be able to say दैट ड्रेडफुल रूल, वो जो बहुत ही खतरनाक नियम है, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट एनी मिस्टेक। वाह, इसमें लिखा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर। अगर बहुत ही लाउड क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के अगर मुझे वो जो नियम है पार्टिसिपल का, अगर वो कहने की मैं काबिल हो जाता, तो मैंने क्या नहीं कर दिया होता, मैं सब कुछ कर दिया होता। एक घुमा फिरा के लिखा है, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने ऐसा क्या नहीं दे दिया होता, टू बी एबल टू, ये काबिल बनने के लिए। क्या काबिल बनने? टू से द ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का वो जो खतरनाक रूल है उसको कह देने के लिए, ऑल थ्रू, पूरा, वेरी लाउड, जोर से, एंड क्लियर, विदाउट एनी मिस्टेक, मैंने सब कुछ दे दिया होता। ये बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। बट आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप का मतलब क्या है कि उसने कुछ बोलना शुरू हुआ और इधर उधर कंफ्यूज हो गया। तो आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, पहले वर्ड पे मैं अटक गया और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को होल्ड किए हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमिल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, हे छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही बुरा लगना चाहिए। मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज़ हमने अपने आप से कहा है, वह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, आज तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैक, इतना बड़ा ट्रबल, ये बहुत बड़ा एक ट्रबल है अल्सैक के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब यहाँ शी लगता है अल्सैक के लिए शी का इस्तेमाल किया है कि शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि पूरा का पूरा जो अल्सैक है वो लर्निंग को कल पे टाल देता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू,
अब कह रहे कि अब जो लोग हैं, यानी कि जो बर्लिन वाले, जो जर्मनी वाले आएंगे, उनके पास कहने को होगा, दोज फेलोज आउट देयर, जो वहाँ जो लोग हैं, विल हैव द राइट, उनके पास राइट होगा टू से टू यू, तुम्हें कहने का अधिकार होगा, हाउ इज इट, कि कैसा ये है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। प्रिटेंड का मतलब है कि तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो ना लिख सकते हो, तो कैसे फ्रेंचमैन हो, तो सारे लोग कहेंगे ही। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे ज़्यादा खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, तुम ही खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हमारा भी उतना ही हाथ है, ग्रेट डील बहुत बड़ा हमारा हाथ है, टू रिप्रोच, क्रिटिसाइज करने के लिए, आवर सेल्फ विद, कि हम भी खुद को क्रिटिसाइज करें, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। रिप्रोच मतलब ब्लेम करना। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस, एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो उतने मतलब कहते हैं ना एक्साइटेड, उतने उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुमसे मतलब तुम्हें इस चीज सीखने को मजबूर करें, तुमसे करवा दे इस चीज को। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने क्या चुना, तुम्हें फार्म पे लगा देते थे, और एट द मिल्स, और मिल विल पे लगा देते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि, सो एज टू का मतलब है ताकि, ताकि कुछ पैसे आ जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, आई जैसे बोलते हैं ना आई एम टू ब्लेम, तो यहाँ आई हैव बीन है कि लंबे समय से वो भी ऐसे ही किया ना, तो हैव बीन आ गया कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं मुझे भी ब्लेम होना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, है देखिए, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मेरे फूलों को पानी दे दो, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स को सिखाने के बजाय मैं तुम लोगों को भेज देता था पौधों में पानी देने के लिए, फूलों में पानी देने के लिए। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, एक चीज से दूसरी चीज पे, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब है करते रहना कोई काम, तो गो का वेंट हो गया कि वो बात करते रहे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज पर, सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि बहुत ही ब्यूटीफुल, और आगे देखते हैं, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की इस पूरे संसार में बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, जिसके अंदर लॉजिक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, अमॉन्ग अस, हम सबके बीच में इस लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, कि जब लोग एनस्लेव्ड होते हैं, गुलाम बन चुके होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक वो होल्ड फास्ट टू, यानी कि पकड़ मजबूत करके रखते हैं अपनी भाषा पे, इट इज एज इफ, ऐसा होता है मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि प्रिजन की उनके पास चाबी हो गई हो, दे हैड द की, चाबी है, जेल की चाबी मिल गई है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, देन ही ओपनड अ ग्रामर, उन्होंने ग्रामर खोला, एंड रेड अस आवर लेसन, हमारे लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बड़ा ही चकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि बहुत ही गजब तरीके से मैं इसको समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी उन्होंने कहा सब कुछ आसान लगा, सो ईजी, बहुत ही आसान लगा। आई थिंक टू, मुझे भी ऐसा लगता है, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि मैंने कभी केयरफुली सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ऐसा लगा कि उन्होंने कभी इतने पेशेंस से, इतने अच्छे तरीके से कभी समझाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लगता था, almost as if, ऐसा almost ऐसा लगता था कि मानो कि the poor man मतलब वो जो एच हैमिल है, जो नाम है, जो टीचर है, मतलब wanted to give us all he knew, वो जो भी जानते थे सब कुछ हमें दे देना चाहते थे before going away, जाने से पहले, and to put it all into our heads at one stroke, और चाहते थे कि पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, हमारे हेड में सब कुछ डाल दे, एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो बस इतना ही दोस्तों, आगे हम इसके आगे शुरू करेंगे, तीसरा पार्ट लाऊंगा फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।